नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से साहित्य का सफ़र में आप सबका स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ मैं आज आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आज हिंदी दिवस है। 14 सितंबर हमारे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, जब हिंदी की बात करते हैं तो आइए थोड़ा सा हिंदी की यात्रा के बारे में बात करते हैं। आज़ादी के पहले या फिर देश के टुकड़े नहीं हुए थे, उसके पहले भारत नहीं था, आर्यावर्त नाम से जाना जाता था। आर्यावर्त के उत्तर पश्चिम में एक नदी निकला करती थी जिसका नाम था सिंध नदी। इसके पार से कुछ पारसी लोग हम पर हमला करने आते हैं और सिंध नदी के आसपास के जो लोग थे, हम जो लोग थे, उनको सिंधी न कहकर उन्होंने हिंदी कहा। क्या कारण था इसके पीछे? एकमात्र यह कारण था कि उनका स ह था, अर्थात वो स नहीं ह बोला करते थे। इसका एक सटीक प्रमाण आज भी हमारे पास मौजूद है। मेवाड़ और मारवाड़ में आज भी स की जगह ह बोला जाता है, वहाँ सांप नहीं हाँप बोला जाता है। तो क्या हुआ कि सिंध नदी के किनारे रहने वाले सभी लोगों को उन्होंने सिंधी न कहकर हिंदी कहना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हिंदी शब्द स्वयं अपने आप में हिंदी भाषा का नहीं है, यह एक पारसी शब्द है। पारसी भाषा से लिया हुआ, आयातित किया हुआ शब्द हिंदी, जिसका आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। दोस्तों, दिवस उसका मनाया जाता है जो खो रहा है। हम दिवस मनाने के लिए विवश हैं। क्यों? क्या हमारी हिंदी अपने आप में सक्षम नहीं है? ईसा के 1500 वर्ष पूर्व जब संस्कृत आदि भाषा थी, लोक भाषा के रूप में भी आई, वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत के रूप में हमारे सामने आती है, वहाँ से पाली प्राकृत अपभ्रंश के रूप में संस्कृत कन्वर्ट होती है, वहाँ से पाली प्राकृत और अपभ्रंश के रूप में रूपांतरित होती है। अपभ्रंश के 7 स्वरूप हम देखते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप शौर सैनी अपभ्रंश, जिससे हिंदी का आगाज होता है। दोस्तों, विश्व स्तर पर जब भाषाओं की बात करते हैं, अनेक भाषा परिवार मौजूद हैं, जिसमें सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारोपीय परिवार। हमारी हिंदी भारोपीय परिवार से संबंधित है। दोस्तों, इतने बड़े परिवार से संबंधित भाषा हिंदी आज हमारे देश में ही दोयम दर्जे की बनकर रह गई है। और जब देश आज़ाद होता है तो संविधान निर्मित होता है। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 क में यह स्वीकार किया जाता है कि हमारी हिंदी राजभाषा के रूप में ही रहेगी। जब हमारे देश में राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पुष्प है और राष्ट्रीय अनेक पहचान देने वाले प्रतीक हैं, लेकिन राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं है? आज इसी परिसंवाद को हम स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में आज राजस्थान की नहीं, पूरे भारत की बड़ी विदुषी वक्ताएं हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनके साथ हम परिसंवाद स्थापित करेंगे इस विषय पर कि क्यों राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में स्थापित नहीं हो पाई हमारी हिंदी। आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आइए दोस्तों, मैं परिचय करवाता हूं हमारे परिसंवाद सत्र में उपस्थित वक्ताओं का। नमस्कार, मैं रेखा पंचोली, लेखिका और कहानीकार। नमस्कार, मैं इंदु गौतम, वरिष्ठ अध्यापिका, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, सह आचार्य हिंदी, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा। आइए हमारे परिसंवाद सत्र का आगाज करते हैं, आरंभ करते हैं। मैं सर्वप्रथम मनीषा जी से पूछना चाहूँगा, मनीषा जी, क्या कारण है बांग्लादेश जैसे छोटे देश भी अपनी राष्ट्रभाषा रखते हैं? वो बंगाली में काम करते हैं, लेकिन आप ही बताने का कष्ट करें कि राष्ट्रभाषा की उपयोगिता क्या है किसी राष्ट्र के लिए? राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए क्या राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है? किसी भी देश को एक सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा, ऐसी सशक्त भाषा जो उसके जन जन की भाषा हो। और हिंदी जो हमारी भाषा है, उसका कोई
विकल्प नहीं है। और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी उस समय से हमारे देश को जोड़े हुई है जब से कि स्वतंत्रता आंदोलन चालू हुआ और महात्मा गांधी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि देश की आज़ादी के इस आंदोलन को गति देने के लिए निश्चित रूप से ऐसी भाषा की आवश्यकता होगी जो अधिकांश भाषी उसको बोलते हों। दूसरा, जो भाषाभाषी उस भाषा को नहीं बोलते हों वो भी उसे आसानी से सीख सकें। और मैं ये बताना देना चाहती हूँ कि महात्मा गांधी स्वयं गुजराती थे, लेकिन उनकी दृष्टि में भी उस समय हिंदी भाषा ही एक ऐसी भाषा थी जो संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांध करके स्वतंत्रता के आंदोलन में अग्रणी बना सकती थी और संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांट सकती थी, बांध करके आगे चलना और उस पूरे देश के आंदोलन का नेतृत्व करने वाली भाषा एकमात्र महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं, उनका भी निर्णय राष्ट्रभाषा हिंदी के पक्ष में था। तो मैं बिल्कुल सतर्क ये बात स्वीकार करती हूँ कि किसी भी देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा, राष्ट्रभाषा होनी ही चाहिए। और एक तरफ और दे देना चाहती हूँ कि हमारे देश के अलावा विश्व के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका नामकरण ही उस देश की राष्ट्रभाषा के साथ हुआ है। मैं भारत और अमेरिका इसके अपवाद हो सकते हैं, लेकिन चीन की भाषा चीनी है, देश का नाम भी चीन है। स्पेन की भाषा स्पेनिश है और देश का नाम स्पेन। जापान, फ्रांस, जर्मनी में इतने अनेकानेक विश्व के देशों के उदाहरण दे सकती हूँ जिन्होंने अपनी भाषा को सशक्त करने के लिए अपने देश के नामकरण में भी उस भाषा का परोक्ष रूप से समर्थन किया है। तो इसलिए मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि किसी भी देश के लिए एक राष्ट्रभाषा उसे भावात्मक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और भाषिक रूप से जोड़ने के लिए राष्ट्रभाषा का होना बहुत अधिक आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद भी हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में कोई भाषा गरिमापूर्ण स्थान नहीं अर्जित कर सकी। मैं हमारे परिसंवाद सत्र की अगली जो वक्ता है उनकी तरफ अपनी बात रखूं कि आखिर क्या वजह रह गई कि हमारी भाषा हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। आपकी दृष्टि में किन किन कारणों से हमारी भाषा हिंदी आज भी अपना स्थान हरित नहीं कर पाई? देखिए, अभी डॉक्टर मनीषा ने अभी बताया कि हिंदी के लिए प्रयास भारत स्वतंत्रता आंदोलन जहाँ शुरू हुआ था तभी से शुरू हो गए थे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बने। और इसके लिए महात्मा गांधी जी और जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी ऐसा प्रयास किया। किंतु और आरंभ में ये सुनिश्चित किया गया कि 15 वर्ष बाद, क्योंकि उस समय हिंदी इतनी व्यापक पूरे देश में नहीं थी, तो 15 वर्ष दिए गए कि 15 वर्ष बाद हमारे संविधान में इस तरह का प्रावधान लाया जाएगा कि राष्ट्रभाषा हिंदी हो। किंतु 15 वर्ष बाद बहुत से राज्य इस बात से सहमत नहीं हुए और व्यापक तौर पर दक्षिण भारत में इसके लिए आंदोलन हुए। विशेष तौर से तमिलनाडु में हिंसक आंदोलन हुए और हिंदी भाषा का एक विरोधी गुट उभर आया, जिसकी वजह से तत्कालीन जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उन्होंने इस बात को माना कि जब तक सभी राज्य पूरी तरह से सहमत नहीं हो जाते कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने, तब तक उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता। और उनकी ये घोषणा उस समय की एक तरह से हिंदी के लिए अभिशाप साबित हुई। मुझे लगता है कि अगर राजनीति और सरकार के अंदर एक इस तरह की दृढ़ता से एक भावना हो कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा हो और उसके लिए वो पूरी तरह से सजग होकर के एक राजनीतिक प्रयास होता उस समय, तो आज हिंदी राष्ट्रभाषा हो सकती थी। और उस समय से इसको बहुत धक्का लगा और आज हमारे देश में 29 राज्यों में से 20 राज्य इसके लिए सहमत नहीं हैं। केवल 9 ही राज्य हैं जो हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने के लिए और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के पक्ष में है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने तो पूरा दोषारोपण राजनीतिक विचारधारा पर कर दिया, लेकिन इधर मनीषा जी कह रही हैं, महात्मा गांधी कहते हैं गुजराती बोलने वाले भी राष्ट्रभाषा को
अंगीकार करें, हिंदी को अंगीकार करें। क्या सिर्फ राजनीतिक विचारधारा में टकराव के कारण ही राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं बन पाई? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आम आदमी भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। क्या है आम आदमी की जिम्मेदारी जो हम हिंदी को शीर्षस्थ ले चल सकते हैं? आइए हमारे अगले वक्ता के तरफ रुझान करते हैं। वो भी इस बात को आगे बढ़ाना चाहेंगी कि क्या वास्तव में राजनीतिक विचारधारा ही एकमात्र बाधा रही है हिंदी को उत्कर्ष तक ले जाने के लिए? मैं पूछना चाहूँगा इंदू जी से कि आप क्या सोचते हैं? देखिए श्रीमान, अभी आपने ये कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी ही हिंदी की राष्ट्रभाषा नहीं बनने का प्रमुख कारण है। मेरे अभी पूर्व के वक्ताओं ने, आदरणीय डॉक्टर मनीषा जी शर्मा और आदरणीय हमारी प्रसिद्ध साहित्यकारा श्रीमती रेखा जी पंचोली ने अपने अपने वक्तव्य दिए, लेकिन ये मेरा मानना है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी एक कारण हो सकता है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति को जागृत करना, उसको प्रज्वल करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हम आम लोगों की जिम्मेदारी है। हम अपने दैनिक जीवन में, अपनी दिनचर्या में हिंदी अपने आप में एक इतनी समृद्ध भाषा है, इतनी संपन्न भाषा इसको कहा जाएगा, तो क्यों हम इसको अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में अपनाने में इतनी हिचक महसूस करते हैं, एक झिझक महसूस करते हैं? हमने क्या कर लिया है स्वतंत्रता आंदोलन के समय से लेकर अब तक इन 70 वर्षों में, जहाँ अंग्रेजी को 15 वर्ष बाद एक धीरे धीरे परिवर्तन करना था, उस परिवर्तन को हमने स्वीकार नहीं करके और अंग्रेजी को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया। शहर राजभाषा को ही हमने अपने कारण, उसकी जिम्मेदार हम स्वयं हैं, उसको ही हमने बहुत महत्वपूर्ण बना दिया। यदि हम हिंदी को हमने सम्मान दिया होता, हिंदी का प्रयोग किया होता, तो आज हिंदी उपेक्षित नहीं होती। यह मैं मानती हूँ पूरा बहुसंख्यक राष्ट्र हिंदी को 20 राज्यों में, जैसे अभी इन्होंने कहा कि 20 राज्यों में की राज्य भाषा हिंदी है, फिर भी हिंदी अपना वो स्थान क्यों नहीं प्राप्त कर रही? आपने कहा हिंदी दोयम दर्जे की है, तो हिंदी को अपना स्थान प्राप्त करने के लिए, उसको कराने के लिए हमें ही आगे आने होगा। हमें उसको सम्मान के साथ, जिस तरह से अंग्रेजी को बोला जाता है, उस तरह से यदि गर्व के साथ, पूरी देशभक्ति और पूरी राष्ट्रीयता के साथ हिंदी को बोला जाए, हिंदी का प्रयोग किया जाए, तो हम उसे वो दर्जा दे पाएंगे। रेखा जी, आपके चेहरे को देख रहा था मैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर असहमति सी लग रही थी। क्या राजनीतिक विचारधारा ही सब कुछ है? उन्होंने कहा आमजन की भी गलती है। आप क्या सोचती है इस बारे में? जी, मैं इंदू जी से पूरी तरह असहमत नहीं हूँ, किंतु फिर भी मैं ये मानती हूँ कि जो सुधार है वो ऊपर से अगर होंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होंगे जी। क्योंकि वो स्वयं मानती है कि 76 देशों में हिंदी बोली जाती है और समझी जाती है, और एक सर्वे के आधार पर भारत में भी सर्वाधिक बोली जाने वाली, समझी जाने वाली भाषा हिंदी है। तो फिर राष्ट्रभाषा बनने में दिक्कत क्या है, क्या समस्या है? यहीं से आरंभ मेरी बात होती है, जहाँ मैं इंदू जी से असहमत हो जाती हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो आज हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती थी। बड़े बड़े निर्णय लिए गए स्वतंत्रता के बाद, बड़े बड़े निर्णय लिए गए। हमारी सभी राष्ट्रीय गान है, सब कुछ मतलब राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय पक्षी हैं, राष्ट्रीय पशु है, सब कुछ पशु है, सब कुछ है। तो फिर हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं हमारी आज तक है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो शुरू में मनीषा जी ने भी रखा। तो ऐसा अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो ज़रूर होता। और अगर हम वर्तमान पीढ़ी की बात करें कि वो अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दे रही है और हिंदी को इतना महत्व नहीं दे रही है, तो उसका कारण भी कहीं ना कहीं हमारे देश की नीतियां हैं। शिक्षा नीति को ले लीजिए, शिक्षा 8वीं कक्षा के बाद CBSE केंद्रीय शिक्षा बोर्ड में अंग्रेज़ी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है 12वीं तक, किंतु हिंदी 8वीं के बाद ऑप्शनल वो ऐच्छिक सब्जेक्ट, ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। तो वहीं से एक तरह से ये हमारी शिक्षा नीति भी तो निर्धारित
सरकार के द्वारा ही हो रही है। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि हिंदी अंग्रेजी जब 12वीं तक अनिवार्य है तो हिंदी क्यों नहीं हो रही है। दूसरी बात, अब आज की पीढ़ी से अगर हम बात करते हैं तो वो यही समस्या अपनी बताते हैं कि आखिर हम हिंदी क्यों पढ़ें। क्योंकि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, एक नहीं कई समस्याएं हिंदी के मार्ग में आती हैं, तो उनका मानना ये है जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनके लिए सरकारी नौकरियों के द्वार तो हमेशा खुले नहीं हैं। उन्हें अक्सर प्राइवेट संस्थाओं के लिए ही वो अपने आप को तैयार करते हैं, या फिर उनका दूसरा लक्ष्य होता है विदेश जाना। तो उन दोनों विषय पर अगर हम आते हैं तो उनको अंग्रेजी भाषा ही महत्वपूर्ण लगती है और उनको लगता है कि हमें हिंदी क्यों पढ़नी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार इसके लिए हमारी शिक्षा नीति भी है, उसमें भी सुधार होना चाहिए और ये राजनीति और सरकार की इच्छा शक्ति से ही संभव है। मनीषा जी, रेखा जी ने कहा है कि जब बच्चे विदेश जाएंगे तो क्या हिंदी बोलेंगे? तो इसी वजह से केवल हमारी हिंदी पिछड़ी हुई है? क्या यही एकमात्र कारण है कि हम हमारे बच्चों को सीबीएसई में पढ़ाएं और घर में भी इंग्लिश बोलें, ताकि हिंदी फिर कोने में चली जाए, फिर बच्चों के मुख से हिंदी ना निकले? तो क्या विदेशी शिक्षा पूरी करवाने के लिए हम हिंदी नहीं बोल सकते? देखिए, मैं सब प्रथम तो ये बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारे देश की युवा पीढ़ी में जो ये मानसिकता घर कर गई है कि अंग्रेजी के बिना विदेश नहीं जा सकते या अंग्रेजी के बिना रोजगार नहीं मिल सकता, तो वो शायद भ्रम में है। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की भाषा निश्चित रूप से है, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि अंग्रेजी भाषा यूरोप के कुछ देशों के अलावा संपूर्ण विश्व में कहीं भी संपर्क की भाषा नहीं है। आप देखिए, अगर चिकित्सा के लिए अगर कोई रूस में आप किसी विद्यार्थी को पढ़ने के लिए भेजते हैं या विश्व के किसी भी देश में भेजते हैं, सर्वप्रथम भारत के उस विद्यार्थी को उस देश की भाषा को पढ़ना होगा। 1 वर्ष तक पहले वो रूसी भाषा पढ़ाएंगे, चीनी भाषा पढ़ाएंगे, जापानी भाषा पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा देंगे। तो ये हमारी जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, वो भ्रम में है कि संपूर्ण विश्व में संपर्क साधने के लिए एकमात्र माध्यम अंग्रेजी है। ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, अंग्रेजी से कहीं आगे बढ़कर हमारी हिंदी भाषा विश्व के लगभग 140 देशों में, 140 देशों के 125 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा का साहित्य के रूप में और भाषा के रूप में पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। केवल भारतीय लोग ही नहीं, विदेश के 8%, जिनको कहते हैं 8% विद्यार्थी हिंदी का अध्ययन विदेशी होकर भी कर रहे हैं। तो बस ये हमारी अंग्रेजी गुलामी मान लीजिए, और ब्रिटिश शासन की जो गुलामी है, जो दास्ता है, वो मानसिक रूप, राजनीतिक रूप से तो हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन मानसिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से हम आज भी अंग्रेजी के गुलाम हैं। हमारी मानसिकता ने ही इस सारे माहौल को बिगाड़ रखा है, और इसके लिए मैं मानती हूँ कि माता पिता भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। यदि आप कोर्ट में जाते हैं और अपना केस लड़वाना चाहते हैं, वकील को 1 लाख रुपए देना पड़ता है, आप अपना केस नहीं लड़ सकते क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती। आपके पास जो निर्णय आएगा वो इंग्लिश में आएगा। आप उस निर्णय को समझने के लिए किसी इंग्लिश विशेषज्ञ के पास लेके जाएंगे। ये कैसा चक्रव्यूह है मनीषा जी, जिसमें आम आदमी फंसता जा रहा है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी अंग्रेजी ही अनुमत है। क्यों? मैं आपके इस प्रश्न से पूरी तरह सहमत हूँ, और ये हमारी न्यायिक प्रक्रिया, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की विडंबना ही है कि आज जहाँ हमारी हिंदी भाषा को होना चाहिए था, वहाँ अंग्रेजी है। प्रश्न वापस यहीं आके खड़ा हो जाता है कि उसको हिंदी का स्थान देने के लिए प्रयास हम सबको ही करना पड़ेगा, और इसका कारण मैं सर्वप्रथम परिवार व्यवस्था को मानती हूँ, क्योंकि हमारे परिवार में जो आज की युवा पीढ़ी है, उसको हम मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार कर देते हैं कि आप अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे तो उन्नति नहीं कर पाओगे।
और दूसरा कारण इसका ये है कि हिंदी भाषा की जो पारिभाषिक और तकनीकी शब्दावली है वो अपने आप में बहुत क्लिष्ट है। हमें निश्चित रूप से हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए और अंग्रेजी का स्थान दिलवाने के लिए उसे अपेक्षाकृत ज़्यादा सरल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो कानून व्यवस्था है उसमें आपसे पहले वाले काल में मैं चली जाती हूँ कि पहले न्यायालय की भाषा फारसी हुआ करती थी, और फारसी के बाद जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार अंग्रेजी को स्थान दे दिया। तो जब हमारा देश स्वतंत्र हो चुका और हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में जब हम लगातार हिंदी को उन्नत करने के प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं रेखा जी की बात से सहमत हूँ कि राजनीतिक प्रतिबद्धता यहाँ पर आवश्यक है। अगर सरकार चाहे तो एक निर्णय के साथ में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय हर जगह पर न्यायाधीशों के लिए आदेश निकाल सकती थी है कि वो अपना निर्णय हिंदी भाषा में ही दे। तो इसके लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक है। वहां आम आदमी की गलती नहीं है, वहां राजनीतिक प्रतिबद्धता, राजनीतिक नेतृत्व की जरूरत है। जी बिल्कुल। इंदु जी, रेखा जी ने और मनीषा जी ने दोनों ने ही स्वीकार कर लिया कि राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी के कारण ही हिंदी आज देश और विदेश में अपना कद नहीं बना पाई। आपसे एक शिक्षिका के नाते मैं पूछना चाहूँगा, और एक मातृशक्ति भी है, किस प्रकार से एक महिला हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में योगदान दे सकती है? क्या कब तक राजनीतिज्ञों के प्रति हम अपनी कृतज्ञता या फिर रोष प्रकट करते रहेंगे? आखिर हम लोग, आप गृहिणियां, आप शिक्षिकाएं, कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे? श्रीमान, विनम्रता से मैं अपने वक्तव्य को पुनः स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। जब मैंने अभी पहले कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी एक कारण हो सकता है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को प्रमुख कारण बता देना और राजनीतिक प्रतिबद्धता पर विश्वास करना अपने आप से पल्ला झाड़ना है। और यदि हम इसकी प्रतीक्षा करते रहे तो हिंदी को वो सम्मान, वो दर्जा और राष्ट्रभाषा का दर्जा हम अगले कई वर्षों तक नहीं दे पाएंगे। ये अलग हमें स्वयं को जगानी होगी, हमारे यहाँ से ही हमें शुरुआत करनी होगी। बतौर शिक्षिका, बतौर मातृशक्ति, मैं ये बात अपनी कहना चाहती हूँ कि जब हम स्वयं अपनी भाषा को बहुत सम्मान देंगे और हमारे भीतर ये राष्ट्रभक्ति रहेगी, तो निश्चित रूप से ये विश्वास रखें कि हमारी हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा का सम्मान प्राप्त करेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन राजनीतिक उत्तरदायित्व और एक गृहिणी के उत्तरदायित्व के बाद में एक बड़ी बात आपने छेड़ी, हिंदी खुद अपने आप में संपूर्ण है क्या? आपने कहा हिंदी बहुत क्लिष्ट है, तो क्लिष्ट भाषा नई पीढ़ी कैसे सीखेगी? ये बताइए। बच्चों को सिखाने के लिए हमारी भाषा में भी तो रूपांतरित करने की आवश्यकता है। आपने कहा हिंदी भाषा वैज्ञानिक है, लेकिन विश्व में तो मानता है कि अंग्रेजी ज़्यादा वैज्ञानिक है। किस प्रकार से हिंदी और अंग्रेजी एक दूसरे से अलग है? मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ जो आप बोल रहे हैं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, तो हिंदी को सशक्त कैसे माना जाए? एक तरीके से आपका प्रश्न इस तरह का ही है, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में बोला है, हिंदी भाषा इसीलिए वैज्ञानिक है कि जिस तरह बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है, जबकि अंग्रेजी में हम ये बात स्वीकार नहीं की जा सकती। TO भी 2 होता है, TOO भी 2 होता है। वहाँ उच्चारण में और लिखने में बहुत अधिक अंतर है, और ये मैं ही नहीं स्वीकार करी, पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है कि हिंदी विश्व की भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है, और कंप्यूटर के लिए भी सबसे ज़्यादा उपयुक्त संस्कृत और हिंदी भाषा है। ये मेरा मत ही नहीं है, ये संपूर्ण जितने भी भाषा वैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिक है उस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदी भाषा सर्वाधिक वैज्ञानिक है, यानी उसकी देवनागरी जो लिपि है वो एक वैज्ञानिक लिपि है। और अंग्रेजी की तुलना में हिंदी को अगर हम चाहें, जैसा मैडम ने कहा, शुरुआत हम ही से करनी है, तो हमें सर्वप्रथम अपने बालकों को ही हिंदी भाषा के संस्कार देने होंगे। जी, तो दोस्तों देखा आपने, हिंदी के संवर्धन के लिए, विकास के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ साथ हम हमारे घरों में भी हमारी आने वाली पीढ़ी को हिंदी के संस्कार दें। न सिर्फ पारिवारिक माहौल में बल्कि सामाजिक माहौल में भी हम सब हिंदी जीते हुए चलें, ताकि हमारी हिंदी की जीत हो
और हम हिंदी को आत्मसात कर सकें। मैं राम शर्मा कापरेन हमारे इस परिसंवाद सत्र के समस्त विदेशी महिलाओं और वक्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।